ये एनआईए जनता विरोधी है। और यूएपीए भी आपने लिखा हुआ है वहाँ, यूएपीए ऐसा एक काला कानून है जो बिना ट्रायल के लोगों को जेलों में बंद करता है, ना जाने कितने सालों तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल। कल ही हमने देखा कि 30 आदिवासियों को मारा है माओइस्ट के। हम देख रहे हैं कि 300 से ज़्यादा आदिवासी इसी साल मारे गए। एक 6 महीने की बच्ची न्यू ईयर्स पे मारी गई। जब एक दिन पूरा देश बनाता है एक नए साल के तौर पे, वहाँ पे आदिवासी जगहों पे पूरा लोग शौक मना रहा था कि उसकी 6 महीने की बच्ची को मारा जाता है। इसी साल की बात है, एक आदिवासी महिला का स्टेट की फोर्सेस ने रेप किया। उसका तब तक रेप किया जब तक वो मर नहीं गई, उसके सारे ऑर्गन्स बाहर नहीं आ गए। एंड द स्टेट रिलीज द स्टेटमेंट जस्टिफाइड इट बाय सेइंग कि वो एक नक्सलाइट है। ये इसलिए नक्सलाइट टैग करते हैं ताकि जितना भी हम लोग देखें, कोई भी जो आवाज़ उठाता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात ले लें, सीएए की बात ले लें, चाहे वो दलितों की बात ले लें। हमारे डीयू के अंदर प्रोफेसर रितु सिंह का प्रोटेस्ट हुआ था, इतने साल चला, उनको कोई हक नहीं मिला। हमारा चीफ जस्टिस है, वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। एक जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस को वो करता है कि जस्टिस आएगी, रखवाला है, मगर वो एक हत्यारे के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। हत्यारा किसे कह रहे हैं आप? हमारे प्राइम मिनिस्टर को। चाहे हम गोधरा इंसिडेंट देख रहे हैं, चाहे हम जो वॉर, हमको बोला गया कि हम लोग उस पार्टी के मेंबर हैं, हम लोग नक्सली हैं। इस तरीके से रेड टैग किया जाता है, रेड टैग करके डिह्यूमनाइज किया जाता है। उसको समाज की नजरों में बताया जाता है कि अभी मारने के योग्य है, ये रेप। तमाम छात्र संगठनों पे रेड हो रही है, तमाम मजदूर संगठनों पे रेड हो रही है, तमाम तो डेमोक्रेटिक राइट्स संगठनों पे रेड हो रही है, जर्नलिस्ट पे, फिल्म मेकर्स पे। तुम कितना भी मार लो, तुम अरेस्ट कर लो, तुम्हें ना ये रेड कर लो, हम यहाँ पे हैं, हम जिंदा हैं, हम डरते नहीं हैं। वी आर फियरलेस एंड वी आर फुल ऑफ एंगर एंड वी विल फाइट एंड एज लॉन्ग एज दिस एक्सप्लॉयटेशन इज देयर, एज लॉन्ग एज दिस रिप्रेशन इज देयर। आप जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप। मैं विकास सिंह बौद्ध। चलिए आइए आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं और उसके बाद मैं उनकी व्याख्या करूंगा। आज हमारे पहला टॉपिक है हमारा, हिंदू पूर्व राज परिवारों के सदस्यों ने आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उदयपुर महल दौरे पर क्या सवाल उठाए हैं, मुकदमों का हवाला देते हुए क्यों कहा कि यह राष्ट्रपति पद की। हमारा दूसरा टॉपिक है, कांग्रेस और सपा की बातचीत 3 सीटों पर अटकी क्योंकि दोनों की नज़र मुस्लिम, बहुजन, शेड्यूल कास्ट वोट बैंक पर है। हमारा तीसरा टॉपिक है, कानपुर ज़िले में ख़त्म हो सकते हैं 50 से कम छात्रों वाले 773 विद्यालय। हमारा चौथा टॉपिक है, दिल्ली के सबसे बड़े 5000 करोड़ के ड्रग रैकेट के पीछे का आदमी निकला व्यापारी परिवार का बेटा। हमारा पांचवा टॉपिक है, एनआईए और यूएपीए का इस्तेमाल सरकार बहुजनों, चिंतकों, लेखकों और पत्रकारों को जेल में डालकर कैसे करती है। यह छात्राओं से सुनिए। यह वीडियो में आपको आगे दिखेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते रविवार को छात्र संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। जो यह बहुजन, चिंतक, लेखक और पत्रकार जो जेल में हैं उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने मांग की। हमारा छठा टॉपिक है, तमिलनाडु से आई खबर, महिला की अंतिम यात्रा को आम रास्ते से निकालने पर मचा बवाल, कच्ची सड़क से निकाली मोक्ष रथ। हमारा सातवां टॉपिक है, देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में विश्वविद्यालय की ओर से चेतावनी भेजने की बात पर प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने क्या जवाब दिया, वो जानेंगे। आखिरी टॉपिक है, न्यायिक स्वायत्तता के लिए सुरक्षा उपाय भीतर से आने चाहिए। न्यायमूर्ति हेमा कोहली, जो पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुई हैं, अपने कुछ ऐतिहासिक फैसलों और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच स्वस्थ टकराव पर बात की। इस सत्र का संचालन द इंडियन एक्सप्रेस के राष्ट्रीय कानूनी संपादक अपूर्व विश्वनाथ ने किया। तो चलिए एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स की आपको व्याख्या करता हूँ और इसके साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कुछ और खबरें हैं जो कि बहुजन समाज से रिलेटेड हैं। वो खबरें वीडियो के आपको एंड में मिलेंगी। अगर आपको वो खबरें भी जाननी है तो आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी होगी। चलिए अब हम अपनी पहली खबर पर लौटते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के लेख में लिखा, भाजपा के एक सांसद और एक विधायक समेत पूर्ववर्ती मेवाड़ राज परिवार के कुछ सदस्यों ने मुकदमे का हवाला देते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उदयपुर के सिटी पैलेस दौरे पर आपत्ति जताई है।
3 अक्टूबर को राष्ट्रपति मुर्मू ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के 32वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। उन्होंने सिटी पैलेस का निजी दौरा भी किया था। राजसमंद से भाजपा सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और उनके पति नाथ द्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ भी भाजपा से हैं, जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई। विधायक ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा, पत्र में हमने संक्षेप में कहा कि सिटी पैलेस हमारी पारिवारिक संपत्ति है और इस पर अदालतों द्वारा स्थगन आदेश है। संपत्ति के कुछ हिस्से के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अवमानना आवेदन लंबित है। उसने कहा, संपत्ति को कर विभाग और जिला अदालत द्वारा हिंदू अविभाजित परिवार घोषित कर दिया गया है, जिसकी अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। पत्र में दंपत्ति ने कहा था, राष्ट्रपति उपरोक्त संपत्तियों का दौरा करके कार्यालय की गरिमा से गंभीर रूप से समझौता कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से ना आकर किसी हिंदू सवर्ण समुदाय से आती, तब भी क्या उनके साथ ऐसा ही व्यवहार होता? चलिए अब हम अपनी दूसरी खबर पर चलते हैं। हाल के लोकसभा चुनावों में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने सामूहिक रूप से राज्य की 80 सीटों में से 43 सीटें जीतीं, सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान 3 विधानसभा सीटें दोनों दलों के बीच एक बाधा बनकर उभरी हैं। दोनों पार्टियों के सूत्रों ने कहा कि दोनों ने पश्चिमी यूपी की मीरापुर विधानसभा सीटों के साथ साथ राज्य के पूर्वी हिस्से में फूलपुर और मछावन सीटों पर भी दावा किया है। कांग्रेस और सपा बहुजन आबादी वाली सीट मछावा पर दावा कर रही है, जबकि उनकी नज़र बसपा के वोट बैंक पर है। ईश चंद बिंद के पार्टी में शामिल होने से मछवा में बहुजन वोट बैंक का दावा मजबूत हो गया है, जो उनके लिए सुरक्षित सीट है। कांग्रेस और सपा का दावा है इसके पीछे पूर्व विधायक राम हैं और उनके पास जीतने का बेहतर मौका है, क्योंकि वह बहुजनों, ब्राह्मणों और बिंदों वाले बहुसंख्यक मतदाताओं को लुभा सकते हैं। चलिए अब हम अपनी तीसरी खबर पर आते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों यूपी में 773 स्कूल बंद होने की कगार पर हैं। कानपुर ज़िले में 50 से कम छात्र संख्या वाले 773 परिषदीय स्कूल ख़त्म हो सकते हैं। ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया गया है। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को नज़दीकी परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरित करने की योजना है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद इन विद्यालयों का पास के परिषदीय विद्यालयों में विलय कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर करीब 30,000 बच्चों की शिक्षा पर असर पड़ सकता है। मठाधीश बाबा योगी इस बात को क्यों समझेंगे और वो क्यों ही चिंता करेंगे, क्योंकि बाबाओं को तो पढ़ाई लिखाई से सख्त नफरत है। चलिए अब हम अपनी चौथी खबर पर चलते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के लेख में छपी खबर के अनुसार 40 वर्षीय तुषार डिक्की गोयल एक व्यापारिक परिवार से आते हैं और अपने पिता के स्वामित्व वाले 2 प्रकाशन गृहों के उत्तराधिकारी हैं। वसंत एन्क्लेव का निवासी वह कथित तौर पर पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए गए 5,000 करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट का मुख्य आरोपी भी है। पुलिस का कहना है कि उसने 2003 में इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से स्नातक किया और पारिवारिक व्यवसाय में शामिल हो गया। हालांकि वास्तव में कभी भी कार्यालय नहीं आया और आमतौर पर क्लबों में मेल जोल करते पाया गया। बहुजनों के बच्चे देश का नाम गौरव करने में लगे हैं और अमीरों के बच्चे देश का नाम डुबोने में लगे हैं। चलिए अब मैं अपनी 5वीं खबर पर आता हूं और आप इन छात्राओं को सुनिए जो ये बता रही हैं कि NIA और UAPA का इस्तेमाल सरकार किस तरह से करती है। मैं बादल हूँ, भगत सिंह छात्र एकता मंच से। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक छात्रा हूँ। अच्छा। इस प्रदर्शन में कई सारे मजदूर संगठन है, कई सारे छात्र संगठन है, कई सारे संगठन हैं और हम देखते हैं कि जो आज का प्रोटेस्ट है NIA के खिलाफ, आज का प्रोटेस्ट है UAPA के खिलाफ। आप देखते हैं कि मैंने अपने हाथ में बैनर पकड़ रखा है, किस किस को कैद करोगे और किस किस को नक्सल टैग करोगे। हम देख रहे हैं कि लगातार ये अरेस्टिंग हो रही है,
लगातार रेड हो रहा है। रेड नाम उस नाम पे हो रहा है कि वो माओइस्ट है, वो नक्सलाइट है, वो अंडरग्राउंड वर्कर है माओइस्ट पार्टी का, वो ग्राउंड वर्कर है माओइस्ट पार्टी का। तमाम छात्र संगठनों पे रेड हो रही है, तमाम मजदूर संगठनों पे रेड हो रही है, तमाम तो डेमोक्रेटिक राइट्स संगठनों पे रेड हो रही है, जर्नलिस्ट पे, फिल्म मेकर्स पे, लॉयर्स पे, कोई नहीं बचा इस रेड से। रूपेश कुमार एक झारखंड का जर्नलिस्ट है, न्यूज़ क्लियर की बात सब करते हैं, मगर उस झारखंड के जर्नलिस्ट की बात कोई नहीं करता है, क्योंकि वो आदिवासियों के हक की बात कर रहे थे, क्योंकि वो बता रहे थे कि जिस तरीके से वहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है, वहाँ से लोगों को इतना डिसेबिलिटीज़ हो रहा है, इतनी बीमारियाँ फैल रही है, वहाँ के लोग दिन प्रतिदिन मर रहे हैं, और उसको भी माओइस्ट के जेल में बंद कर रखा है। रूपेश कुमार को ऑलमोस्ट 3 साल हो गए, पर कोई रूपेश कुमार की बात नहीं कर रहा है। तमाम जर्नलिस्ट, गौतम नवलखा को कितने साल बाद में रिहाई मिली है, हम देख रहे हेनी बाबू भी, हैनी बाबू, हमारे प्रोफेसर रोना विल्सन जो एक स्कॉलर था दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU से, वो आज भी जेल में है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि NIA लगातार रेड कर रहा है, हम देखते हैं कि NIA ने कॉमरेड अजय और कॉमरेड अनिरुद्ध को अरेस्ट किया है। अनिरुद्ध को अरेस्ट नहीं किया है, अनिरुद्ध को अबडक्ट किया है। अनिरुद्ध को अबडक्ट किया है, वो बैंगलोर अपने घर जा रहा था। वो एक मजदूर संगठन का नेता है, वो मजदूरों के हक के लिए लड़ता था, वो मजदूरों के साथ लड़ता था। पर ये सरकार डरती है, ये सरकार डरती है कि अगर हम आम जनता अपनी आवाज़ उठाए, आम जनता अपने हक का अधिकार मांगे। कॉमरेड अजय हरियाणा पंजाब में काम करते थे, उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत काम किया है, उन्होंने ऑलमोस्ट 30 सालों तक जनता के लिए काम किया है। हम देखते हैं NIA जो है वो RSS BJP का ओवरग्राउंड वर्कर है, वो जनता के लिए नहीं लड़ता है। हम देखें कि किस तरीके से करप्ट लोग भरे पड़े हैं NIA में, जो ब्राइब मांगते हैं। ये NIA जनता विरोधी है। और UAPA भी आपने लिखा हुआ है वहाँ, UAPA ऐसा एक काला कानून है जो बिना ट्रायल के लोगों को जेलों में बंद करता है, ना जाने कितने सालों तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल। बल्कि हम कहते हैं कि बेल इज कंपल्शन और जेल इज एक्सेप्शन, मगर ये UAPA में नहीं डलता है। UAPA एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से लोगों को चुप किया जाता है। आप एक बार जेल में गए हो तो आप 15 साल जेल में रहो, आप मरो, आप कुछ भी करो। स्टैन स्वामी को उन्होंने जेल में इसी UAPA के अंडर मारा है, उनकी हत्या की है। और हम देखते हैं कि कितने सारे आदिवासी साथियों को भी मारा गया है। तो क्या आपको कोर्ट से उम्मीद लगती है कि कोर्ट कुछ इसमें कर सकता है? हम देख रहे हैं कि जो हमारा चीफ जस्टिस है वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, तो हम बुराई क्या है? हम देखते हैं कि एक जो चीफ जस्टिस है वो जस्टिस को वो करता है कि जस्टिस आएगी, रखवाला है, मगर वो एक हत्यारे के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं। हत्यारा किसे कह रहे हैं आप? हमारे प्राइम मिनिस्टर को। चाहे हम गोधरा इंसिडेंट देख रहे हैं, चाहे हम जो वॉर देख रहे हैं जो बस्तर में चल रखा है। कल ही हमने देखा कि 30 आदिवासियों को मारा है माओइस्ट के। हम देख रहे हैं कि 300 से ज़्यादा आदिवासी इसी साल मारे गए। एक 6 महीने की बच्ची न्यू ईयर्स पे मारी गई। जब एक दिन पूरा देश बनाता है एक नए साल के तौर पे, वहाँ पे आदिवासी जगहों पे पूरा लोग शौक बना रहा था कि उसकी 6 महीने की बच्ची को मारा जाता है एक ओपन फायरिंग में। तो ये है हमारा देश, एक वॉर चल रही है अपने ही लोगों के ऊपर। आपको ऑफ कोर्स बीजेपी ज़्यादा ही कर रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस दूध की धुली थी। हम भगत सिंह छात्र एकता मंच ये कहते हैं कि एक नवजनवादी क्रांति की बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मजदूर किसानों का राज हो, और उसी के लिए हम काम करते हैं। आप स्टूडेंट्स को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम जितने भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो JNU DU चाहे कहीं पे भी हो, नवजनवादी क्रांति के लिए पढ़िए और इस संघर्ष का हिस्सा बनिए। NIA के खिलाफ लड़िए, UAPA के खिलाफ लड़िए, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके हक में आवाज़ उठाइए, दलित आदिवासियों के हक में आवाज़ उठाइए, सूरज कुंड स्कीम के बारे में पढ़िए, जानिए और उसके साथ उसके खिलाफ लड़िए। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने की। मेरा नाम गुरकीरत है और मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच से हूँ। अच्छा, तो क्या देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय में जो स्टेट रिप्रेशन है, जो राजकीय दमन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जो भी आवाज़ स्टेट कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना भी मार लो, तुम अरेस्ट कर लो, तुम ये रेड कर लो, हम यहाँ पे हैं, हम जिंदा हैं, हम डरते नहीं हैं। वी आर फियरलेस एंड वी आर फुल ऑफ एंगर एंड वी विल फाइट एंड एज लॉन्ग एज दिस एक्सप्लॉयटेशन इज देयर, एज लॉन्ग एज दिस रिप्रेशन इज देयर। आप हाथ उठाता है जो इस फांसीवादी सरकार की पोल खोलता है, जो इस इंपीरियलिस्ट रूट के बारे में बोलता है, जो
जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करता है, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, उन सब के ऊपर इसी तरीके से रिप्रेशन किया जा रहा है और ये बहुत गलत है। इसीलिए ताकि ऐसे ही जो आवाज़ उठाता है उसको या तो नक्सलवादी बोल देते हैं या आतंकवादी बोल देते हैं या खालिस्तानी बोल देते हैं। जो ये स्टेट कि तुम कुछ भी कर लो, तुम कितना भी मार लो, तुम अरेस्ट कर लो, तुम्हें ना ये रेड कर लो, हम यहाँ पे हैं, हम जिंदा हैं, हम डरते नहीं हैं। वी आर फियरलेस एंड वी आर फुल ऑफ एंगर एंड वी विल फाइट एंड एज लॉन्ग एज दिस एक्सप्लॉयटेशन इज देयर, एज लॉन्ग एज दिस रिप्रेशन इज देयर। आप लोग 40 होंगे, परसों 400 होंगे, उसके बाद 4000 होंगे और उसके बाद लोग आएंगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो एक्सप्लॉयटेड मासेस हैं वही मेजॉरिटी में है और बस कुछ चंद लोग हैं जिनके पास सारे रिसोर्सेज है, जिनके पास सब कुछ है। और क्योंकि अगर हम लोग मेजॉरिटी में हैं तो हम लोग आएंगे। स्टेट कितना भी कोशिश कर ले, वो कितना भी रिप्रेशन कर ले, उसके बाद भी हम लोग आएंगे और धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ेगी और हम स्टेट को मार गिराएंगे। और आज का जो प्रोटेस्ट है वो यही जवाब है कि चाहे हम कम हो, चाहे हम 4 हों, फिर भी हम हैं और हम डरते नहीं और हम डटे रहेंगे। और अगर आज हम डटे रहेंगे तो फिर उसके बाद धीरे धीरे और लोग आएंगे और क्रांति आएगी। क्रांति इनएविटेबल है। ज़्यादातर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो या तो दलित होता है या मुसलमान होता है या तो वर्किंग क्लास से होता है, सब शोषित वर्ग से, सब एक्सप्लॉयटेड सेक्शन से ही आते हैं। ये सब पॉलिटिकल प्रिजनर्स यही टारगेट किया जाता है क्योंकि आवाज़ उठाने की ज़रूरत भी उसी एक्सप्लॉयटेड सेक्शन को है। ये हिस्टोरिकली होता आया है और जब तक हम एक नया समाज, एक बेहतर समाज नहीं बनाएंगे, जब तक एक न्यू डेमोक्रेटिक सोसाइटी नहीं बनेगी, तब तक यही ऐसे ही चलता रहेगा और इसी को हमें इसके खिलाफ लड़ना है। अगर हम लोग देखें, कोई भी जो आवाज़ उठाता है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात ले लें, सीएए की बात ले लें, चाहे वो दलितों की बात ले लें। हमारे डीयू के अंदर प्रोफेसर रितु सिंह का प्रोटेस्ट हुआ था, इतने साल चला, उनको कोई हक नहीं मिला। किस तरीके से उस टाइम भी पुलिस ब्रुटैलिटी कर रहा था, हम ये देखते हैं। स्टेट हम सबके ऊपर ब्रुटैलिटी करता है, पर इसका एक ही सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है कि हम लोग ना डरे और हम लोग बिना डरे यहाँ पे खड़े रहें। जो कैंपेन अगेंस्ट स्टेट रिप्रेशन ये करवा रहा है वो खुद बोलता है, जैसे इस पोस्टर में किस किस को कैद करोगे, तुम आज एक मशाल जलाओगे, हम बुझाओगे, हम कल 100 और जलाएंगे और हम लोग लड़ेंगे। अच्छा, अब मैं आपके बैनर खुद के संगठन को हमने वॉल पेंटिंग करी थी इलेक्शन के ऊपर, बॉयकॉट इलेक्शन के ऊपर। हमको बोला गया कि हम लोग उस पार्टी के मेंबर हैं, हम लोग नक्सली हैं। इस तरीके से रेड टैग किया जाता है, रेड टैग करके डीह्यूमनाइज किया जाता है, उसको समाज की नजरों में बताया जाता है कि अभी मारने के। खुद के संगठन को हमने वॉल पेंटिंग करी थी इलेक्शन के ऊपर, बॉयकॉट इलेक्शन के ऊपर। हमको बोला गया कि हम लोग उस पार्टी के मेंबर हैं, हम लोग नक्सली हैं। इस तरीके से रेड टैग किया जाता है, रेड टैग करके डीह्यूमनाइज किया जाता है, उसको समाज की नजरों में बताया जाता है कि अभी मारने के योग्य है, ये रेप करने के योग्य है। इस तरीके से ये लोग डीह्यूमनाइज करते हैं। इसी साल की बात है, एक आदिवासी महिला का स्टेट की फोर्सेस ने रेप किया। उसका तब तक रेप किया जब तक वो मर नहीं गई, उसके सारे ऑर्गन्स बाहर नहीं आ गए। एंड द स्टेट रिलीज द स्टेटमेंट जस्टिफाइड इट बाय सेइंग कि वो एक नक्सलाइट है। ये इसलिए नक्सलाइट टैग करते हैं ताकि जितना भी उसके ऊपर रिप्रेशन हो रहा है उसको जस्टिफाई कर पाए, उसको इस तरीके से डीह्यूमनाइज करते हैं। ये लोगों के ऊपर बाउंड्रीज लगाते हैं कि अगर हम इसको मारेंगे तो इतने लाख का इनाम होगा। अगर ये लोग अनिरुद्ध राजन और अजय की अगर बात करते हैं तो कोई सा भी न्यूज़ चैनल, बहुत कम न्यूज़ चैनल्स हैं जो कवर करेंगे कि उन्होंने काम का किया, क्योंकि अगर हम वो कवर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया है। और ज़्यादातर जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो यही स्टेट का प्रोपेगेंडा करते हैं, वो यही कहते हैं सिर्फ कि ये जो है ये नक्सली है इसलिए इनको अरेस्ट कर दिया गया। यहीं तक उनकी कहानी खत्म कर दी जाती है। इस तरीके से नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी व्यक्ति को डीह्यूमनाइज करने के लिए। कि हम लोग लड़ेंगे और हम लोग चाहते हैं कि और लोग हमारे साथ आएँ, वो लड़ें। अब ये टाइम नहीं है घर बैठने का, अब टाइम है अभी जीने और मरने का सवाल आ गया है। अगर हम लोग जीना चाहते हैं हमको लड़ना पड़ेगा, हमें कदम कदम पर लड़ना पड़ेगा, हमें मिलिटेंटली लड़ना पड़ेगा। एंड दिस प्रोटेस्ट इज एन आंसर टू द स्टेट ऑल्सो कि हम लोग हैं और हम लोग लड़ेंगे और हम लोग नहीं डरेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए अब हम अपनी छठी खबर पर आते हैं। गीता सुनील पिल्लई द मूकनायक में लिखती हैं, तमिलनाडु तिरुवन्नामलाई में करीब 45 किलोमीटर दूर मोथकक्कल गांव में सोमवार को एक बहुजन शेड्यूल कास्ट महिला के अंतिम संस्कार की यात्रा पर जाति हिंदुओं ने आपत्ति जताई। बहुजन समुदाय से अपनी पारंपरिक मार्ग की खराब स्थिति के कारण शव को गांव की मुख्य सड़क से ले जाने का निर्णय लिया था। एस किलियाम्बल 70 की उम्र संबंधी बीमारियों के कारण रविवार को बहुजन कॉलोनी में उनकी बेटी के घर पर उनकी मृत्यु हो गई थी। परंपरागत शेड्यूल कास्ट और हिंदू अपने अपने रास्तों से अंतिम यात्रा निकालते रहे हैं। बहुजनों का शमशान गांव के बाहर स्थित है और उन्हें शमशान तक पहुंचने के लिए कीचड़ भरे रास्ते से गुजरना पड़ता है। हिंदुओं द्वारा विरोध करे जाने पर शव की यात्रा को बहुजन रास्ते से ही ले जाया गया, जो बहुत खराब था। मोदकक्कल एक सीमावर्ती गांव है जो तिरुवन्नामलाई
को धमपुरी ज़िले से जोड़ता है। गांव के अधिकांश जाति हिंदू जमींदार हैं, जिनकी ज़मीनों पर बहुजन मूल निवासी वर्षों से कृषि के रूप में काम करते रहे हैं। एक ग्रामीण ने कहा, वर्षों से हमें शमशान तक पहुंचने के लिए एक अलग रास्ते का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया है और हमारे गांव के जाति हिंदू हमें गुजरने की अनुमति नहीं देते हैं, जिससे हमें डर लगता है। इस तरह की खबरों से हमें साफ तौर पर समझ में आ जाता है कि जातिवादी हिंदुओं की मानसिकता, ख़ास तौर पर सवर्ण हिंदुओं की मानसिकता, आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। चलिए अब मैं आपको 7वें नंबर की खबर बताता हूँ। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन ने कहा कि यह नहीं चलेगा कि अगर धर्म देवदासी प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, सती प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, जाति को बढ़ावा दे रहा है, वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है, तो हम धर्म के नाम पर उसको छोड़ देंगे। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई कार्य परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ईवीवी छवि बिगाड़ने में देवी देवताओं के खिलाफ अपमानजनक बयान देने के मामले में प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम हरिजन को चेतावनी जारी की जाएगी। इसी प्रकार की घटना श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो कवि हैं उनके साथ भी घटी थी। जब वो देहरादून में रहते थे, सेम उनके साथ ऐसी घटना घटी थी। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो अपनी बात पर अड़े रहे और हिंदुओं को उनके सामने झुकना पड़ा, तो उसके बाद हिंदू उनके दोस्त बन गए थे। चलिए अब हम अपनी 8वीं खबर पर आते हैं। न्यायमूर्ति हिमा कोहली का कानूनी कैरियर विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसलों से चिन्हित है, जिसमें विवाह समानता याचिका से लेकर भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ निर्देश और LGBTQ+ समुदाय के अधिकार शामिल हैं। पहली महिला तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और कई कानूनी सुधारों को बढ़ावा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली 9वीं महिला जज हैं। हमेशा महिलाओं के अधिकारों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों के बारे में मुखर रही हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की राजनीतिक नियुक्तियों पर वे कहती हैं, आप एक न्यायाधीश द्वारा किए गए संपूर्ण कार्य को, जो कि 1 या 2 दशक तक चल सकता है, कलंकित नहीं कर सकते, यह मानकर कि कार्यकाल के अंत में उसे कुछ पेशकश की गई थी। भारत गर्भपात को कैसे देखता है? वे कहती हैं, मैं यह नहीं कहूँगी कि भ्रूण का अधिकार माँ के अधिकार से अधिक है, क्योंकि अंततः वह उस शरीर की मालिक है जिसमें बच्चा रह रहा है। निजी जीवन को सार्वजनिक जीवन से दूर रखने पर वे कहती हैं, जो कुछ भी बहुत व्यक्तिगत और निजी है, मैं उसे सार्वजनिक डोमेन में नहीं लाना चाहूँगी। मैं इसे अपने तक ही सीमित रखूँगी, क्योंकि एक न्यायाधीश के रूप में मुझे एक रेखा खींचने की ज़रूरत है। विक्रम एस मेहता सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अध्यक्ष और प्रतिष्ठित फेलो हैं। वे इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में लिखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व व्यवस्था को परिभाषित करने वाले जुड़ाव के वैश्विक नियम ध्वस्त हो गए हैं। अभी तक इसका स्थान किसी ने नहीं लिया है, इसलिए हर देश अपना काम कर रहा है। इसके अलावा सैन्य और आर्थिक श्रेष्ठता ने अपनी ज़बरदस्त शक्ति खो दी है। यह अब प्रभाव का निर्धारक नहीं रह गया है। उदाहरण के लिए इजराइल को ही ले लीजिए, यह अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन इसने नेतन्याहू को राष्ट्रपति जो बाइडेन के संयम के आह्वान की अनदेखी करने से नहीं रोका है। निश्चित रूप से इजराइल को यहूदी लॉबी का समर्थन प्राप्त है और इससे प्रधानमंत्री को छूट मिलती है, लेकिन उनका रवैया इस तथ्य से भी प्रभावित है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने अपनी पकड़ खो दी है। किशन सहाय, जो कि मानवाधिकार के आईजी हैं, वे कहते हैं, चीन विज्ञान और तकनीक में बहुत आगे है, लेकिन वह भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु किसी को नहीं मानता है, फिर वह कैसे आगे बढ़ रहा है।
चलिए अब मैं आपको वह खबरें बताता हूं जो बहुजन समुदाय से आती हैं, जो अखबारों में नहीं छपती हैं। पहली खबर है, हंसराज मीणा एक्स पर पोस्ट करते हैं, गुजरात के छोटा उदयपुर ज़िले के तुरखेड़ा गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं और सड़कों की कमी के चलते एक और आदिवासी गर्भवती महिला की जान चली गई। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनदेखी का यह तीसरा दर्दनाक मामला है। सरकार कब जागेगी? अब समय है कि तुरंत सड़क व स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। ट्राइबल आर्मी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखती है, नक्सली आदिवासी हैं जो अपने जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें आतंकवादी कहना गलत है। उनकी समस्याओं और मांगों को समझने की ज़रूरत है। असमानता और अन्याय के खिलाफ उनकी आवाज़ सुनें। मौत के घाट उतारना कोई समाधान नहीं है। ट्राइबल आर्मी एक और पोस्ट करते हुए लिखती है, छत्तीसगढ़ में नक्सल के नाम पर आदिवासियों का दमन हो रहा है ताकि उनकी जल, जंगल, ज़मीन को छीनकर कॉरपोरेट्स को सौंपा जा सके। यह आदिवासी अधिकारों और पर्यावरण के खिलाफ बड़ी साजिश है। तो वहीं द दलित वॉइस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, तेज प्रताप यादव इंसल्टेड Dalit journalist Ved Prakash in a recent interview with Shubhankar Mishra and also insulted Jitan Ram Manjhi regarding his Mushahar caste. RJD should take action against this person. इसमें वो ये कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव के हाल के इंटरव्यू में उन्होंने बहुजन जो जर्नलिस्ट हैं वेद प्रकाश, उनका अपमान किया और जीतन राम मांझी की मूसाहार कास्ट को लेकर उनका भी अपमान किया। वो चाहते हैं, दलित वॉइस चाहती है कि आरजेडी इस पे संज्ञान ले। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आपने मुझे इतने प्रेम और स्नेह से सुना, उसके लिए धन्यवाद।